देवभूमि उत्तराखंड के मैं देश की राजधानी दिल्ली से नमस्कार करता हूं और न्याय के सबसे बड़े मंदिर के आगे मैं खड़ा हूं, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। और यहां पे आने की जो हमारे प्रदेश में सबसे आजकल दो बड़े मामले हैं और एक जो 2012 का पुराना एक हत्याकांड या कहेंगे कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर कांड जो यहाँ जिसे छावला कांड भी कहते हैं, उसकी एक रिव्यू पिटीशन यहाँ पर डाली गई है। यानी कि उसमें एक फ़ैसला ऐसा आ गया है जिसने सारे समाज को, न केवल उत्तराखंड के समाज को बल्कि देश और विदेश के समाज को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या ये डेविल्स एंट्री है। यानी कि एक ऐसा फ़ैसला जिसके बाद क्रिमिनल अपने लिए रास्ता ढूंढने लगेंगे कि इसी तरह का फ़ैसला नज़ीर बनाएंगे और बच निकलेंगे और फिर से दूसरा क्राइम करेंगे। तो मेरे साथ यहाँ पे तमाम जो एडवोकेट हैं उनका पैनल है जो इस केस की पैरवी कर रहा है। और इसमें जो मेरे परिचित हैं वो रोहित डंडरियाल हैं जो कि कोटद्वार से हैं और पहले भी कई जनहित के मामलों में पैरवी कर चुके हैं। सबसे पहले मैं उनके पास जाऊंगा और वही सब लोगों का परिचय भी कराएंगे, क्योंकि जितने भी अधिवक्ता यहाँ पे हैं उनके बारे में शायद मैं अच्छे ढंग से उनका परिचय न करा सकूं। तो मैं डंडरियाल जी के पास सबसे पहले आ रहा हूं और डंडरियाल जी से चाहूँगा कि सबसे पहले तो जितने भी यहाँ पे अधिवक्ता गण हैं उनका एक अच्छा सा परिचय हो जाए। आपका पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि जो हमारा ये अंकिता के बाद ये किरण वाला जो केस है जिसको लेकर उत्तराखंड के लोग बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, उसमें आपने रिव्यू पिटीशन फाइल कर दी है। तो सबसे पहले ये बताएं कि जो यहाँ पे अधिवक्ताओं का पैनल है कौन कौन लोग हैं और किस तरह से आपने इस मामले में जो रिव्यू पिटीशन डाली है वो किस स्टेज में है अभी। धन्यवाद। पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप पौड़ी से यहाँ पे इस मामले को कवर करने के लिए आए हैं। और उत्तराखंड में इस मामले के बारे में तो लोगों को पता ही नहीं चल पाया है कि ये मामला कब शुरू हुआ, कब इस पे जजमेंट आ गई, क्योंकि वहाँ से कभी इस मामले में कभी कवरेज हुई नहीं। जहाँ तक बात रही यहाँ हमारे वकील समुदाय की, जो कि पूरा उत्तराखंड आप मानेंगे यहाँ पे 1000 के आसपास उत्तराखंड के वकील हैं और जो इसकी अध्यक्षता जो इस पूरे मैटर की कर रहे हैं वो संदीप शर्मा जी हैं, जो अभी हमारे बीच उपस्थित नहीं है, वो अभी हाईकोर्ट में हैं। और उनकी अध्यक्षता में ये हमारा एक पूरा पैनल बना था जिनके गाइडेंस में हमने इस पूरे मैटर को यहाँ फाइल किया है सुप्रीम कोर्ट में। और आज के दिन यह हमारे द्वारा सबसे पहली पिटीशन, स्टेट से भी पहले सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे पिटीशन फादर के बिहाफ पे सुप्रीम कोर्ट में डाली थी। उसके बाद इसमें जो हमारी टीम के जो सबसे इम्पॉर्टेंट अंग हैं वो हैं वरुण सिंह जी, ये हैं यहाँ पे वरुण सिंह जी। वरुण सिंह जी भी उत्तराखंड से हैं। उन्होंने इतना अच्छा काम इसमें करा है। ये जो क्रिमिनल, आप देखिए क्रिमिनल रिव्यू बनाना एक अपने आप में एक बहुत बड़ी टास्क है और वो भी एक टाइम फ्रेम के अंदर, क्योंकि जब हमें ये जजमेंट मिली थी, हमने 7 तारीख को ये जजमेंट आई थी और करीबन 8 से हम लोग इस पे काम करने लग गए थे। हमने 30 दिन से भी पहले इस पे अपना एक परफेक्ट रिव्यू बना के कोर्ट में फ़ाइल किया है, जो कि अभी अंडर स्क्रूटनी में है, अभी वो चेक हो रहा है वो मैटर। उसके बाद मैं भैया का वेलकम करना चाहूँगा और भैया के बारे में बताना चाहूँगा कि भैया ने उत्तराखंड लोकमंच से हैं भैया। और मिट्टू भैया ने जो काम किया है इस पूरे उसमें, समाज को इकट्ठा करने का जो काम किया है वो भैया ने किया है इस पूरे उसमें। और इतना अच्छा रोल उन्होंने, आज 29 दिनों में 30 दिनों में कोई भी ऐसा दिन नहीं होगा जब उन्होंने लोगों को जन जागरूक करने के लिए दिल्ली में अपने प्रोग्राम ना किए हों। चाहे उस प्रोग्राम में 100 लोग आए हों, चाहे 2 लोग आए हों, उन्होंने हर एक मोहल्ले में जाके, जहाँ 10 से ज़्यादा उत्तराखंडी रहते हैं, वहाँ घर घर जाके उन्होंने लोगों को जागरूक करने का काम उत्तराखंड के लोगों को दिल्ली में किया है। आज अगर आप यहाँ तक आए हैं तो कहीं ना कहीं उसमें भैया का कंट्रीब्यूशन इसमें सबसे ज़्यादा है। अगर हम बात करें कि लोगों को जागरूक, अगर लोग पहचानेंगे नहीं, आज कहाँ से इतनी सारी लोगों के बीच में जो बात आई है वो भैया के द्वारा ही आई है कि उनके द्वारा इतना लोगों को जागरूक किया गया। और जो हमारी टीम में हैं, अमोक जी हैं पीछे,
मैं खुद ही सब लोगों से बातचीत कर लेता हूँ, फिर मैं लौट के आपके पास आता हूँ। उप्रेती जी आपके पास भी आऊँगा, क्योंकि लीगल मैटर है तो मैं लगता है कि मैं जो है अधिवक्ताओं से पहले बातचीत कर लूँ। सर, ये जो रिव्यू पिटिशन पड़ी है, इसमें क्या चीज़ें ऐसी कमी रह गई पैरवी में, क्योंकि ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर क्राइम माना गया था और अब ये माना जा रहा है, पूरे समाज में मैसेज जा रहा है कि ये डेविल्स ओपनिंग है, मतलब क्राइम को ये बढ़ावा देगा। ऐसा कैसे हो गया होगा? देखिए, सबसे पहले पूछा आपने कि कमी क्या रही होगी, उसके बारे में मैं आपको बताऊं। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि आइडेंटिटी एक्यूज्ड की प्रूव नहीं हो पाई। किसी भी विटनेस ने ये नहीं कहा कि इस विटनेस को हमने क्राइम करते हुए देखा, ना ही तो उनकी गाड़ी की आइडेंटिटी प्रूव हो पाई। ये सारा का सारा केस सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पे बेस्ड है। बट इवन इफ आइडेंटिटी प्रूव नहीं हुई हो, तब भी कोई केस में आप एक्यूज को हमेशा छोड़ते नहीं हैं, आप सर्कमस्टांसेस पे रिलाई करते हैं। क्या सर्कमस्टांसेस को देखते हुए आप उसको कन्विक्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। अब मैं आपको सर्कमस्टांसेस के बारे में बताऊं। रेड कलर इंडिका कार जिससे कि क्राइम हुआ, वो इन लड़कों से मिली। उस रेड कलर इंडिका कार में बाल मिले, हेयर मिला, हेयर स्ट्रैंड उस विक्टिम का, लड़की का जिसके साथ रेप किया गया, उसका डीएनए मैच किया गया उस लड़की से, वो भी मैच हुआ। उस रेड कलर इंडिका कार का बम्पर डिसीज्ड की बॉडी के पास से मिला और उस बम्पर का जब एग्जामिनेशन किया गया तो वो बम्पर उस रेड कलर इंडिका कार में फिट होता है। यानी कि जो रेड कलर इंडिका कार का बम्पर टूटा था वो यही रेड कलर इंडिका कार थी, जिससे कि आप क्राइम को कनेक्ट करते हैं। वो जो डेड बॉडी थी वो इस एक्यूज्ड के इंस्टेंस पे मिली है। एक्यूज्ड ने बताया कि इस जगह पे डेड बॉडी मिली है, हम आपको ले जा सकते हैं। एक्यूज्ड जो विक्टिम का मोबाइल फ़ोन था वो ये एक्यूज्ड के ही कहने पे रिकवर किया गया। जब इतनी सारी रिकवरीज की जाती हैं तो एज़ पर सेक्शन 27 इंडियन एविडेंस एक्ट में आपका जो कोर्ट के सामने, जो पुलिस वालों के सामने बयान होता है वो एडमिसिबल 25 में नहीं होता, बट वो उस समय बयान आपका एडमिसिबल इन एविडेंस हो जाता है जबकि कोई रिकवरी अफेक्ट की गई हो आपके स्टेटमेंट से। सो क्योंकि इनके स्टेटमेंट से इतनी सारी रिकवरी की गई, डीएनए मैच हुआ, इनकी मोबाइल लोकेशन मैच हुई, जहाँ पर किडनैपिंग हुई वहाँ पर, और जहाँ पर डेड बॉडी मिली वहाँ पर भी मोबाइल लोकेशन मिली। तो ये सारा देखते हुए सर्कमस्टेंशियल एविडेंस कंप्लीट होता है। और थर्डली एंड लास्टली, कोई भी डिफेंस में उनका कोई वर्जन ही नहीं है। वो अपना कहीं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे कि वो डेड बॉडी के पास क्यों थे, या जब क्राइम हुआ तो उस जगह पे कहाँ कैसे थे। और ये बात उन्होंने एक्सेप्ट की है कि इस रेड इंडिका कार का इस वक्त में हमारे पास में ही पोजीशन था। तो ये सारे सर्कमस्टेंसेस देखते हुए पूरी सर्कमस्टेंशियल चेन कंप्लीट हो जाती है, जिससे कि सफिशिएंट है कि कोर्ट इनको कन्विक्ट कर पाए। लास्ट एक चीज़ आती है जो क्रिमिनल लॉ में होता है, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट की थ्योरी, कि एक केस को बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव होना पड़ता है तभी आप किसी एक्यूज्ड को कन्विक्ट कर सकते हैं, दोषी करार कर सकते हैं। अब इस केस में जजेस को देखना था कि ये केस बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव हो पाया या नहीं हो पाया। बियॉन्ड रीजनेबल डाउट का कभी भी मतलब ये नहीं होता कि 100% कन्विक्शन हो, 100% आप श्योर हो, 100% श्योरिटी कभी नहीं होती है। सो सर्कमस्टांसेस पे हमारे कोर्ट का ये सबमिशन है कि इन सारे सर्कमस्टांसेस को देखा जाए तो ये केस बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव होता है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ आप देखेंगे, इन लड़के जहाँ पर रेंट पे रहते थे, ये तीनों लड़के, उसके लैंडलॉर्ड ने बोला है कि मैंने इन लड़कों को कपड़े जलाते हुए देखा। उस विटनेस की सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में कहीं चर्चा नहीं है, और जो कि एक इंडिपेंडेंट विटनेस है। उस इंडिपेंडेंट विटनेस को कोई इंटरेस्ट नहीं है कि इनको दोषी करार दिया जाए या इनको बरी किया जाए। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए दीज एविडेंसेस ये सारे के सारे सफिशिएंट है एक आदमी को दोषी करार किए जाने के लिए। और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो ये समाज में क्या मैसेज डालता है। कल को ना सिर्फ ये इस बेटी का रेप हुआ, इस बच्ची का रेप हुआ, ऐसी हज़ारों लड़कियों का रेप होगा अगर ऐसे जजमेंट्स आएंगे तो। और क्योंकि क्रिमिनल्स को एक होप मिलेगी कि हमारे साथ क्राइम करने के बाद भी हमें कोर्ट सजाए मौत नहीं देगा, हमें उम्र कैद नहीं देगा, हम अपनी आइडेंटिटी छुपा के क्राइम कर सकते हैं और अंत में हमें बेनिफिट ऑफ डाउट मिल जाएगा और हम एक ना एक दिन छूट जाएंगे। सो दीज काइंड ऑफ जजमेंट्स जो कि दिए तो इसलिए जाते हैं कि बेनिफिट ऑफ डाउट हो, बट अल्टीमेटली दैट गिव्स एन एनकरेजमेंट टू द क्रिमिनल्स। वो सारा हमको एनकरेजमेंट मिलता है। सर, इसमें मैंने भी थोड़ा स्टडी करा है इसमें, तो इसमें एक अक्यूज को जो है मेंटली रिटार्डेड या इस तरह का कुछ ग्राउंड बना के किसी एनजीओ ने उसकी पैरवी करवाई कि ये मेंटली रिटार्डेड था। तो क्या इसका कोई बेनिफिट मिल गया इनको? क्या नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, और कोई भी ऐसा मेडिकल एविडेंस नहीं है कि कोई मेंटली रिटार्डेड है। ऑल आर इन फिट मेंटल कंडीशन।
ऐसा कोई भी कोर्ट के सामने मेडिकल एविडेंस नहीं आया कि कोई मेंटली रिटार्डेड है। मेंटल कंडीशन सबके फिट है। दे न्यू व्हाट दे वर डूइंग, उन्होंने क्राइम किया है और एक फिट मेंटल स्टेट में क्राइम किया है। तो इस रिव्यू पिटीशन की सक्सेस के क्या रेट रहेंगे, क्या उम्मीद करें हम लोग? हम बहुत होपफुल हैं कि नए सीजीआई हैं और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इस हमारी जो रिव्यू पिटीशन को अलाउ किया जाए और डेथ पेनल्टी को अपहोल्ड किया जाए। ऐसे क्रिमिनल्स को सजाए मौत के अलावा कोई सज़ा कम है अगर आपको रेप के क्राइम को रोकना है तो, अदरवाइज दे आर फ्री टू कमिट दिस काइंड ऑफ क्राइम्स। बिल्कुल, इस तरह के क्राइम को रोकने के लिए कैपिटल सेंटेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसी का प्रयास भी किया जा रहा है। सर, आपसे भी बातचीत करना चाहूँगा। आप उड़ीसा से हैं और सुदूर उत्तराखंड की एक बेटी के लिए आप लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या सोच के लड़ाई लड़ रहे हैं आप? सर, नंबर एक तो चाहे उत्तराखंड के हो चाहे केरल के हो, सब अपने ही हैं, इंडियंस हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि वो एक नाबालिग थी, छोटी सी बच्ची सडनली अपने घर जा रही थी और आधी रात को अगर कोई ऐसा इंसिडेंट होता है तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि कानून प्रक्रिया उनको जस्टिस दिलाए, उनके माता को, उनके पिता को। पिछले 10 साल से वो इसके लिए लड़ रहे हैं। और अभी जो इंसिडेंट हुआ है, जो पिछली बार माननीय उच्च न्यायालय ने अपने बेनिफिट ऑफ डाउट दिया है, हम लोग इससे थोड़े से दुखी हैं। हमने रिव्यू पिटीशन जो डाला है, पुनर्विचार याचिका, और हम उम्मीद करते हैं कि अभी जो हमारे सीजेआई हैं वो हमें सुनेंगे, हमारे पॉइंट्स जो शायद मिस हो गए होंगे पिछली बार, जो हम पुनः उनके सामने लाना चाहते हैं। एंड हमें उम्मीद है कि हम सारे सर्कमस्टांसेस को जोड़ के उनको दिखा पाएंगे कि वाकई कहीं ना कहीं एक गलती हुई है और उसको सुधार की आवश्यकता है। और ऐसे क्रिमिनल्स को और ऐसे क्राइम को हमें लाइटली नहीं लेनी चाहिए। अगर जैसे कोई छोटी सी बात है, जैसे 65B वाली रहेगी या कुछ भी रहेगी, तो वो कोर्ट के अधीन है कि वो उसको क्या डिसीजन लें। और क्योंकि बहुत ही जघन्य अपराध है तो उसको संजीदगी से लेना चाहिए, वरना समाज में एक बहुत ही गलत मैसेज आता है क्रिमिनल्स को। अगली बार अगर ऐसा क्राइम होगा तो क्रिमिनल क्या सोचेगा कि बेटर है अगर क्राइम कर लिया तो उसको डेथ तक ले जाएं ताकि वो बेनिफिट ऑफ डाउट ले पाएँ। तो ऐसी चीज़ को रोकने के लिए हम लोग सब आगे आए हैं कि इस तरह की जजमेंट जो है वो लैंडमार्क ना बन जाए। इसमें कोई मॉनेटरी गेंस की तो कोई बात नहीं है। आप सब लोग जो है वहाँ उत्तराखंड में जो अंकिता का केस लड़ा जा रहा है उसके लिए भी कोई एडवोकेट बिरादरी जो हमारी है कोई पैसा चार्ज नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे आप लोग पूरा सहयोग कर रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट सारी पैरवी हो रही है। तो क्या आपको मोटिवेट करता है इस तरह के केस लड़ने के लिए? सर, ये वकील एक प्रोफेशन के साथ साथ एक दायित्व भी होती है और हमारे दायित्व में है कि समाज में जिस तरह से जो क्राइम या फिर जो अनलॉफुल एक्टिविटीज़ हैं उसके ऊपर किसी तरह का एक इमोशनल एंगल भी होना चाहिए। और ऐसे मामले जो होते हैं ये हम लोग प्रोफेशन के ओर से नहीं देखते, अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलते हैं, सामाजिक दायित्व, उस लिहाज से देखते हैं। और बीच बीच में हम ही नहीं, बहुत सारे ऐसे वकील हमारे दोस्त हैं जो ऐसे ऐसे मामलों में आगे आते हैं, अपना समय देते हैं और ये हमारा कर्तव्य है। और हमें उम्मीद है कि ऐसे एक अच्छा संदेश जाएगा समाज में। बिल्कुल, और मुझे लगता है कि उत्तर से लेकर दक्षिण तक के आपके माध्यम से सारे लोग संगठित हो गए हैं इस बेटी को न्याय दिलाने के लिए। ये भी एक गर्व की बात है हमारे हिंदुस्तान के लिए। सर, आप कहाँ से हैं? मैं दिल्ली से हूँ, अभिषेक यादव हूँ जी। तो किस तरह से देखते हैं आप इस केस को? देखिए, जिस तरह से समाज में पहले भी इस तरह के इंसिडेंट हुए हैं तो उनको रोकने के लिए एक एज ए लॉयर हमारी नोबल ड्यूटी बनती है। उसी दायित्व के अधीन ही हम ये कार्य कर रहे हैं कि ताकि समाज में इस तरह के कार्य ना हो। अगर हो भी गए हैं तो उनको प्रॉपर्ली एक सज़ा मिले। बिना सज़ा के तो ये मैसेज किया जाएगा कि कोई भी क्राइम कर सकते हैं और दे कैन स्कॉट फ्री, दे कैन गो इजीली, राइट? सो एज ए लॉयर इट्स आवर नोबल ड्यूटी टू एंश्योर दैट दीज क्राइम शुड नॉट be there. Even if they are there, they should be punished, right? Just because of some benefit of doubt, these culprits should not get the benefit of these kind of exceptions, right? So in this regard only, और शायद कहीं ना कहीं बहुत बारीकियों में, कानून की बहुत बारीकियों में भी संभवतः कोर्ट को नहीं जाना चाहिए। हालांकि हम तो अपना कोई कमेंट नहीं कर सकते, लेकिन एक इस तरह की बात भी लगती है। टेक्निकलिटीज़ में नहीं जाना चाहिए कभी भी, कि ये भी लॉज में लिखा हुआ है कि पर्पज़ क्या है कि सब्सटेंशियल जस्टिस होना चाहिए। टेक्निकलिटीज़ में लॉ को नहीं जाना है, कानून को परस्यू करते हुए। तो कोर्ट को भी यही देखना है कि टेक्निकलिटीज़ की ना घुसते हुए रादर सब्सटेंशियल जस्टिस विच इज़ टू फर्दर द पर्पस ऑफ सोसाइटी एंड हेल्प द सोसाइटी टू एंश्योर दैट देयर आर नो क्राइम्स एज सच। तो उन टेक्निकलिटीज़ में ना घुसें और रादर एक लार्जर कॉज को देखते हुए एक जस्टिस मिले उस लड़की के लिए। ठीक है सर, थैंक यू। बिट्टू भाई के पास आ जाता हूँ, प्यार से बिट्टू भाई कहा जाता है उप्रेती जी को।
आपका भी मैं बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि सोशल मीडिया पे लगातार हम यहाँ के जो वीडियोस देख रहे हैं उत्तराखंड के लोगों के, एक आप, एक दीपिका नयाल देवपा हैं, एक कुसुम कंडवाल भट्ट हैं, जो प्रमुखता से यहाँ पे उत्तराखंड के लोगों को संगठित कर रहे हैं कि किरण बेटी को न्याय मिलना चाहिए। अभी तक क्या क्या प्रयास रहे हैं आपके? देखिए, आज सबसे पहला प्रयास तो आज हमारे जो उत्तराखंड लोकमंच है उसने खुद रिव्यू के लिए अप्लाई किया है और उसको हमारे आनंद मिश्रा जी हैं एडवोकेट, वो देख रहे हैं। हम इस छावला कांड के परिवार के साथ हम शुरू से खड़े हैं और जब जिला न्यायालय से फांसी का आदेश आया तो हमें उम्मीद जागी थी और हाई कोर्ट ने उसको बरकरार रखा। तो हम लोग थोड़ा सा निसंचित हो गए थे कि फैसला हो चुका है, अब इसमें कुछ होगा नहीं, पर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उससे पूरा देश का, देश की जितनी भी जनता है वो बहुत नाराज़ है। दिल्ली में इतना रोष है, खासकर पहाड़ के समुदाय में, कि वो सोच नहीं पा रहा कि ये फैसला कहाँ से किस ढंग से आया है। तो इसी कारण हम एक आंदोलनकारी संगठन रहा है हमारा लोकमंच, उसके नाते हमने आज ये रिव्यू डाला है और हम इसको क्षेत्रों में भी कर रहे हैं। जैसे हम हर जितनी भी हमारी जहाँ प्रमुख पहाड़ के लोग रहते हैं वहाँ हर दूसरे तीसरे दिन कैंडल मार्च कर रहे हैं, लोगों को संगठित कर रहे हैं और हमारा टारगेट है कि हम एक बड़ा कार्यक्रम जंतर मंतर में करेंगे और सर्वोच्च न्यायालय से अपील करेंगे जो गलतियां हुई हैं या जो चीज़ छूट गई है उस पर ध्यान दिया जाए। उधर नैनीताल हाई कोर्ट में भी अंकिता भंडारी का केस वहाँ पे रिजर्व हो गया है, उसका ऑर्डर रिजर्व है, सुनवाई पूरी हो चुकी है और ये भी संभावना हो सकती है कि कल अगर सुप्रीम कोर्ट आना पड़े या यहाँ पहुँचना पड़े तो फिर क्या अंकिता को भी उस तरह का सपोर्ट मिलेगा जिस तरह से किरण को मिल रहा है आपकी ओर से? आशुतोष भाई, मैं स्पष्ट कर दूं इस बात को कि आपने जो ये लड़ाई लड़ी है ना उसमें हम आपके साथ हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट क्या दिल्ली में कोई भी आपको ज़रूरत पड़ेगी, चाहे कानून की हो चाहे वैसे सामाजिक जीवन की हो, हम पूरे तरह से अंकिता भंडारी के साथ लगे हुए हैं और साथ हैं आपके। आपने उसकी कमान को संभाला हुआ है और अब हम ये जो धुत्या निर्भया कांड है, धुत्या कहेंगे, पहले निर्भया कांड हुआ था, उसमें हम जितनी भी हमारे से कोशिश होगी इस परिवार के साथ खड़े हैं। चाहे हमें उनके लिए आर्थिक मदद भी हम एक अभी बातचीत कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, उस पर भी हम काम करेंगे। उत्तराखंड में आजकल जो उत्तराखंड के मूल निवासी हैं उनमें 4-5 युवाओं की लगातार हत्याएं हुई हैं। अंकिता भंडारी की हुई है, एक पुलिस अभिरक्षा में केदार भंडारी की वहाँ पे मिसिंग हो गया है, ये बताया जा रहा है कि उसने नदी में छलांग मार दी और पुलिस कस्टडी में ये हुआ है। उसके बाद एक नितिन भंडारी था जो कि रुड़की में कुछ लोगों ने उसे मार डाला और अनाज के ड्रम में उसको मार के डाल दिया, बाद में वो लोग अभी पकड़े गए हैं। और उसके अलावा एक रावत लड़का है, विपिन रावत, जो चमोली का, हाँ, उसको बेसबॉल के डंडे से मारा गया और एसएसपी ऑफिस के सामने मारा गया देहरादून में, वो कोमा में चला गया, उसकी भी मौत हो गई। तो आपको क्या लगता है कि उत्तराखंड में जो कानून व्यवस्था है क्या वो प्रॉपर नहीं है वहाँ पे? क्या दिल्ली से आप लोग क्या देखते हैं? देखिए, सबसे बड़ा कारण तो भ्रष्टाचार है। जब भ्रष्टाचार होगा, चाहे वो पुलिस हो चाहे किसी भी विभाग का हो, वहाँ भ्रष्टाचार होगा। जब पैसा चढ़ेगा तो मामलों को दबाया जाएगा। इसी कारण से अभी मैं उसका जो बेसबॉल से जिसको मारा है उसकी तो एफआईआर तक नहीं लिखी गई है, प्रथम सूचना जिसे कहते हैं वो भी नहीं किया गया। तो आप सोच सकते हैं कि आदमी को इतना, मतलब मीडिया में आने के बाद ये हालत है तो आम जनता की क्या हालत होगी। पहाड़ में जिसकी भी सरकार रही हो, किसी भी पार्टी की, इसमें राजनीतिक मुद्दा नहीं है, सब सिर्फ भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और भ्रष्टाचार में लिप्त होने के कारण ही उत्तराखंड का विकास बिल्कुल थमा पड़ा है। अब जो क्राइम रेट जितना तेज़ी से अब बढ़ रहा है, इसके लिए वहाँ की सरकारें लगातार दोषी हैं। धन्यवाद उप्रेती जी। और हम आप लोग, दिल्ली के लोग और उत्तराखंड के लोग सब मिलजुल के न्याय की लड़ाई लड़ेंगे, चाहे वो अंकिता के लिए हो, चाहे किरण के लिए हो, चाहे और बच्चों के लिए हो। धन्यवाद आपका। सर, आप कहाँ से हैं? मैं एमपी से, ग्वालियर से हूँ, आलोक महेश्वरी। जो इस तरीके का जो ये जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का, ये हमारे समाज के लिए बहुत ही एक इफ़ेक्ट करने वाली बात है, जो कि महिलाओं के ख़िलाफ़ अगर कोई भी क्रिमिनल ऑफेंस करता है, इस तरीके का रेप जो हीनियस क्राइम माना गया है और उस बेटी का हत्या कर दी जाती है, तो इस तरीके के जितने भी केसेस होते हैं उनमें अगर कोई भी व्यक्ति बच जाता है, छूट जाता है, तो उनमें स्टेट गवर्नमेंट और इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज जो होती हैं उनका जो रोल होता है वो बहुत ही वीक हो जाता है, क्योंकि उनकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं होती है। इसकी वजह से सारे जो एक्यूज्ड हैं वो एक्विट हो जाते हैं।
तो इसमें हम लोग रिव्यू फाइल किए हुए हैं। रिव्यू में हम लोगों ने प्रे किया है कि जितने भी इन्वेस्टिगेशन और स्टेट गवर्नमेंट्स की जो फाइंडिंग्स आई हैं उनको दोबारा से पुनः विचार किया जाए और जो एक्यूट हुए हैं उनको सज़ा दी जाए, कैपिटल पनिशमेंट जो भी है वो दिया जाए। थैंक यू। मेरे साथ रावत जी भी हैं जो कि सोशल वर्कर हैं और दिल्ली में ही यहाँ पर रहते हैं। रावत जी, एक बड़ी जिम्मेदारी है दिल्ली के लोगों के लिए कि जो उत्तराखंड से बच्चे बाहर निकल के आते हैं, दिल्ली में नौकरी के लिए आते हैं, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है और दिल्ली को देखा जाता है कि एक जॉब हंटिंग ग्राउंड यहाँ बनता है और यहाँ इस तरह से हो जाता है जैसे किरण के साथ हुआ। और ये अंतिम केस भी नहीं है, लगातार देहरादून में भी ऐसी घटनाएँ हो रही हैं, उत्तराखंड में भी हो रही हैं। तो आप लोगों का आगे क्या रणनीति है, क्योंकि ये क्राइम तो लगातार बढ़ता जा रहा है और इसके लिए सामाजिक संगठनों का मजबूती से आगे बढ़ना, एडवोकेट भाई लोग वो भी अपना प्रयास कर रहे हैं और जो सोशल मीडिया के हम पत्रकार हैं हम लोग भी अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मुझे दुख के साथ ये भी कहना पड़ रहा है कि यहाँ दिल्ली में ही नेशनल मीडिया में कई उत्तराखंड के लोग हैं और 12 सालों से 2012 से अब तक कम से कम 10-11 साल किरण के केस को हो गए हैं। मैंने प्रमुखता से किसी भी मीडिया हाउस को और जिसकी मैंने ये देखा है कि उत्तराखंड के लोग मीडिया हाउस में ऊंची पोजीशन में थे, उन्होंने कोई पैरवी नहीं की और यही शायद वजह भी है कि आज ये केस इतना कमज़ोर हो गया है। आपको क्या लगता है? मुझे लगता है सर कि जहाँ के पैर न फटे बीमारी वो क्या जाने पीर पर। ये जो जितने बड़े लोग हैं अगर इनके घर में कुछ ऐसा आफत ना आ जाए तब तक ये चिरनिद्रा में सोए रहेंगे। और जो माननीय न्यायालय के जज जी ने जो फैसला दिया है वो असंतोषजनक है और एक ही किस्म के घटना पे दो किस्म के न्याय, मतलब निर्भया के हत्यारों को फांसी और अनामिका के हत्यारों को बाइज्जत सम्मान के साथ बरी। ये असंतोषपूर्ण है, ये देश के लिए ख़राब है, समाज के लिए ख़राब है। इसी केस में अगर मैं जिस देवभूमि से आता हूँ वहाँ के 7 या 8 सांसद महोदय हैं, उन लोगों की प्रतिक्रिया और क्रिया ये बिल्कुल ख़राब है, अदृश्य है और जो दिखती नहीं है, मतलब धरातल पे दिख ही नहीं रही। उनका भी दायित्व बनता, धामी सरकार का भी दायित्व बनता कि इस केस में उस बालिका के माँ पिताजी के क्या हसर हुआ जो 10 साल से कभी इस न्यायालय में, कभी पुलिस के थानों में, कभी कोर्ट में, कभी कचहरी में, उनकी तरफ देखना भी हमारा दायित्व है, सरकार का भी दायित्व है जो कि अदृश्य दिखाई दे रहा है। और हम सभी सामाजिक लोगों को इकट्ठा होने की ज़रूरत है, संस्कारी होने की ज़रूरत है जिससे कि ऐसे अन्याय, ऐसे दुर्घटनाएं, ऐसे व्यभिचार, ऐसे दुराचार समाज में ना हो। ये हमारा प्रयास होना चाहिए। और आप देख रहे हैं कि सभी जितने लोग हैं ये देश के जगह जगह से इकट्ठे हो रहे हैं और उस बालिका के लिए, क्योंकि ये समाज के मुंह पे धब्बा है। तो हम न्यायालय के माननीय जजों से हमारी अपील है कि इसको पुनर्विचार याचिका को एक बार फिर से देखा जाए और उन दरिंदों को कड़ी से कड़ी सज़ा, मतलब या तो फांसी हो या फिर अगर थोड़ा सा उनको किया जाए तो कम से कम उनको आजीवन मतलब सज़ा हो। इससे कम तो मुझे लगता है कि अगर ऐसा हुआ तो देश के दुराचारी और बढ़ते जाएंगे और देश के लिए ख़राब है सर। धन्यवाद राव जी। और मैं रोहित भाई के पास एक बार फिर से आ रहा हूँ, कंक्लूड करेंगे सारी चीज़ें। और मैं आपको ये भी आश्वासन दे रहा हूँ यहाँ पे कि लगातार मैं देहरादून से, पौड़ी से यहाँ पे आता रहूँगा। अगर कोई मीडिया हाउस दिल्ली से आगे नहीं आता तो हम लोग आएंगे और हमारे पास भी वहाँ पे बहुत सारे ऐसे नेटवर्क हैं जो कि लाखों जिनके फॉलोअर हैं, वो इस केस को आगे जनता तक पहुँचाएँगे कि इसमें ये हो रहा है, जिससे जनता भी अवेयर रही और जनता भी अपने स्तर से बात को उठा सके, क्योंकि ये सामाजिक लड़ाई है। रोहित भाई, कहीं ना कहीं ये भी लग रहा है मुझे कि हमारे जितने एडवोकेट बिरादरी है, चाहे नैनीताल हाई कोर्ट में है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट में है, वो यहाँ पे आगे आ जाती है, फ्री ऑफ कॉस्ट आगे आती है। और जिन लोगों को हम चुन के सत्ता में भेजते हैं, चाहे राज्य सरकार में भेज रहे हों, चाहे यहाँ सांसद बना के भेज रहे हों, चाहे राज्यसभा के सांसद हों, चाहे 5 सांसद हैं उत्तराखंड से, क्या इन लोगों ने भी कभी अप्रोच किया कि इस बेटी के साथ, अंकिता के साथ ऐसा हो गया, किरण के साथ ऐसा हो गया? क्या ये लोग आते हैं, अप्रोच करते हैं आप लोगों को? नहीं, ये बिल्कुल आपने एक सही सवाल पूछा है जो हर एक उत्तराखंडी के मन में होना चाहिए। आप देखिए कैसे हम धूप में खड़े रह के, बारिशों में जाके, आपने देखा होगा उत्तराखंड में तो हम जब एक वोट डालने जाते हैं, एमपी इलेक्शन होते तो कितना पैदल चलना पड़ता है। जो वोट आप लोगों ने डाली है और जिस पर्सन को डाली है वो दिल्ली आके अब बैठे हुए हैं, हम किसी का नाम नहीं लेंगे पर्टिकुलर, टोटली 8 यहाँ पे आपके एमपीज़ हैं
अवेलेबल, बट किसी के द्वारा आज तक, मेरी जो परिवार के साथ बात हुई है, मैंने आज तक उनके चेहरे पे वो वाली थोड़ी सी हिम्मत नहीं देखी है कि विधायक या कोई एमपी उनके पीछे खड़ा है उत्तराखंड का। उनका भी तो कोई गांव होगा उत्तराखंड में, वो वहाँ का ही विधायक कम से कम एक फ़ोन करके पूछ ले या बोले जिस दिन पैरवी लग रही है, अभी भी जिस दिन केस लगेगा अभी भी उनके पास अपॉर्चुनिटी हो, कम से कम आए तो सही, परिवार के साथ खड़े रहें। जब उनकी वोट मांगने का समय होता है तो 10-10 घंटे खड़े रहेंगे आपसे वोट मांगने के लिए, पर जिस समय आम आदमी को उनकी ज़रूरत है उस समय वो सिर्फ फ़ोन से कॉल करके काम चला लेते हैं। दूसरा मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है उत्तराखंड के लिए कि जैसे ही हम किसी को अपनी पावर देते हैं वोट के थ्रू, वो इंसान हमें भूल जाता है। ये उसका जीता जागता उदाहरण है। अगर आज अभी आपका वीडियो देखने के बाद ये हो सकता है कि ये आने लगे, कईयों की फ़ोटोएं आने लगेंगी कि हम लोग उनसे मिलने के लिए गए, कॉल करने गए, पर कभी वो स्वतः संज्ञान इन बातों का नहीं लेते हैं। जब तक मीडिया इन बातों को नहीं उठाती है उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है एक आम आदमी की ज़िंदगी से, और ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है पूरे उत्तराखंड का। और इस घटनाक्रम से मैं मानता हूँ कि हर एक विधायक और एमपी को एक सीख लेनी चाहिए कि बुरे वक्त में, चाहे भले अच्छे वक्त में आप किसी के पास जाए ना जाएँ, बट बुरे वक्त में उस परिवार के घर तो जाएँ, ज़रा देखिए उनके क्या हाल हैं। 10 साल तक, आज तक वो किस तरीके से अपने केस को लड़ रहे हैं। अगर उनको यहाँ सुप्रीम कोर्ट तक भी आना पड़ता है, मैं उनके घर उधर गया था एरिया में, तो आप मानेंगे नहीं, वो इतना दूर है कि 600 रुपये किराया एक ऑटो का लग जाता है, या कैब तो करते ही नहीं, ऑटो से भी आएंगे तो 600 रुपीज़ उनसे एक ऑटो वाला लेता है। 1200 रुपये सुप्रीम कोर्ट पहुँचने के लिए उस परिवार को देने पड़ते हैं। क्या कोई विधायक अपनी गाड़ी नहीं बेच सकता था, या कोई भी अरेंजमेंट कर सकता था उन परिवार को कम से कम कुछ नहीं तो पैदल ना चलना पड़े या धक्के ना खाने पड़े? पर ऐसा काम वो नहीं कर सकते हैं। वो तो धन्यवाद है वहाँ के जो सोशल भैया, जैसे भैया से मेरी बात हो रही थी, भैया ने तो इतना अच्छा सोचा हुआ है। अभी हमारी इस चीज़ पे बात चल रही थी कि आने वाले समय में अगर उत्तराखंड के समाज या किसी को भी अगर दिल्ली में कोई असुविधा हो रही है, उसका कोई केस नहीं लिखा जा रहा है, क्योंकि इस वाले घटनाक्रम में भी ये चीज़ निकल के आ रही है कि वो लड़का पहले से चेस करता था उसको, तो अगर सही समय पे वो प्रॉब्लम एड्रेस हो जाती तो इतना बड़ा इशू होता ही नहीं। तो हमारी बहुत सारी ऐसी बहन बेटियां हैं यहाँ उत्तराखंड की जो रहती हैं, और भी हैं, अगर उनकी सही समय पे अगर सही जगह सुनवाई हो जाए तो कोई ऐसी बड़ी आहत हो ही ना सकेगा उन सके। इसीलिए भैया के साथ, अभी भैया उस बारे में बताएंगे कि हमारा मंच यहाँ पे बात कर रहा है कि अगर किसी के साथ कुछ होता है तो वो हमसे बात कर सकता है, और जो हमारी तरफ से असिस्टेंस हो सका वो हम प्रोवाइड कराएंगे। बट ये मैं ज़रूर फिर से कहना चाहूँगा एंड में कि अगर इसमें पॉलिटिकल कुछ इंटरफेरेंस होती आज तक तो उन लोगों को न्याय बहुत जल्दी मिल चुका होता। एक अंतिम सवाल आपसे है कि जब ये रिव्यू पिटिशन डालने की बात हुई तो धामी जी का, जो हमारे मुख्यमंत्री है, उनका भी एक वीडियो आया जिसमें वो किरण के पिताजी से फ़ोन पे बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि मैं हर तरह की मदद करूंगा। तो किस तरह की मदद उन्होंने की होगी, क्योंकि यहाँ केस की पैरवी तो आप लोग कर रहे हैं, आप लोग लड़ रहे हैं, तो उन्होंने पर्दे के पीछे ऐसा क्या किया है? कुछ इस पर प्रकाश डालेंगे आप? देखिए, मुझे तो इस बारे में, हमारे पास तो कोई मदद आई नहीं है, ऐसा कुछ हो नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ हो रहा है। और अगर उनसे कुछ इस बारे में बात हुई, मैंने उनसे इस बारे में कोई सवाल नहीं पूछा है फैमिली से, और ना हमारी किसी टीम के किसी मेंबर ने पूछा है कि उनको क्या, उनसे क्या सहायता मिली है। बट अभी तक जो मालूम है, कोर्ट के पार्ट पे तो कोई हमें ऐसी कोई सहायता उनसे मिली नहीं है, इवन कोई सीनियर की भी सहायता नहीं मिली है। बिट्टू भाई, आपसे कंक्लूड कर रहा हूँ पूरा जो डिस्कशन था। अब आने वाले दिनों में सुनवाई होगी, उम्मीद करते हैं कि एक अच्छा डिसीजन आएगा जो समाज के लिए एक नज़ीर हुआ कि भाई इसमें ऐसा होना चाहिए था। एक अच्छा वो आएगा, संदेश आएगा कि जो इस तरह के क्रिमिनल हैं उन्हें बड़ा पनिशमेंट मिले। आगे किस तरह से आप देखते हैं कि बहुत सारे मुद्दे हैं, पहाड़ के, पलायन के हैं, रोज़गार के हैं, इस तरह के जो क्राइम हो रहे हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं, क्या रणनीति है, किस तरह से संगठित किया जाएगा पहाड़ के समाज को? कई बार मुझे ये भी लगता है कि दिल्ली के लोग अलग लड़ाई लड़ते रहते हैं, उत्तराखंड के लोग अलग लड़ते हैं, जबकि मुझे लगता है कि 30-40 लाख से ज़्यादा लोग यहाँ भी हैं, 1.5-2 करोड़ लोग वहाँ भी होंगे, तो 2 करोड़ के आसपास तो पहाड़ी लोग हैं यहाँ पे। दोनों की लड़ाई अलग अलग फ्रंट पे चलती रहती है। कैसे एकजुट किया जाए जिससे ये न लगे कि उत्तराखंड में लड़ाई कुछ और चल रही है, दिल्ली में कुछ और चल रही है? आशुतोष भाई, देखो, हम स्पष्ट बात करेंगे, हम दिल्ली में रहते हैं और हम दिल्ली में काम कर सकते हैं, क्योंकि हमें पहाड़ जाने में बहुत तकलीफ़ होती है, कभी कभार जा सकते हैं। दिल्ली में भी हमने अपनी एक वेलफेयर, अपना एक संगठन बनाया है। जितने भी क्राइम दिल्ली में पहाड़ के लोगों के साथ होते हैं उनके लिए हमारा एक सोशल, हमने एक टीम बनाई है पूरी दिल्ली में, उसमें सभी लोग शामिल हैं। कुछ वकील भी हैं, कुछ दिल्ली पुलिस के लोग भी हैं जो रिटायर हैं, और जो समाज में थोड़ा सा पैसे से साउंड हैं, बिजनेसमैन हैं, वो लोग भी इसमें शामिल हैं।
तो हमारा पूरा यह आगे से हमने डंडियाल जी से भी बात हुई है और संदीप जी से भी, किसी भी पहाड़ के, क्योंकि हमारे यहाँ ज़्यादातर गरीब तबका ज़्यादा रहता है, उनकी हिम्मत नहीं है कि कोटों की फ़ीस दे सकें, तो हमने अपना एक ग्रुप बनाया है और ये जल्दी आपको ज़मीन में काम करता हुआ दिखेगा। और हम आपको विश्वास दिलाते हैं, आपके पास भी कोई खबर आए जो हमें ना मिले वो आप हमें शेयर कर सकते हैं। और हम पूरी दिल्ली की जनता से आह्वान करते हैं, जैसे आपने निर्भया के लिए एकजुट हुए थे, आपसे हम लोग दिल्ली वालों से उम्मीद करते हैं कि इसके लिए हम नई रणनीति बना रहे हैं, किस तरह से कोर्टों के आसपास अपने होर्डिंग लेके रेड लाइटों पे पूरा एक खाका तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरी दिल्ली के जनता से उम्मीद है कि आप निर्भया 2 के लिए भी उसी तरह का सहयोग करें जिस तरह से आपने निर्भया कांड के लिए दिया था। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष भाई, आप पहाड़ से यहाँ आए और आपको हम विश्वास दिलाते हैं दिल्ली में भी कोई मदद होगी तो हम जितने भी यहाँ लोग हैं सब मिलकर उसकी मदद करें। धन्यवाद उप्रेती जी, डंडियाल जी और तमाम जो यहाँ पे अधिवक्ता गण हैं। और मैं कहना चाहूँगा कि जिस तरह से उत्तराखंड को देवभूमि की तरह देखते हैं देश के लोग और 4 धाम यात्रा पे निकलते हैं, बद्रीनाथ जाते हैं, केदारनाथ जाते हैं, गंगोत्री यमुनोत्री जाते हैं, उसी तरह से जिस तरह न्याय के सबसे बड़े मंदिर में ये लड़ाई पहुंच गई है, और ये केवल उत्तराखंड की ही बेटी नहीं, पूरे समाज की बेटी है, देश की बेटी है। और इसके लिए भी पूरे समाज को, पूरे देश के लोगों को, विदेश के लोगों को एकजुट होना पड़ेगा, तभी हम लोग एक स्वच्छ और निर्मल समाज का निर्माण कर पाएंगे जिसमें बेटियों का भविष्य सुरक्षित हो। जागो उत्तराखंड के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से आशुतोष नेगी।